मैं एक लेडी डॉक्टर हूं और एक मैटरनिटी होम में नौकरी करती हूं। हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि ख्वातीन की मुनासिब देखभाल करें और डिलीवरी हो जाने पर मां और बच्चा खैरियत से अपने घर चले जाए। इंतहाई देखभाल के बावजूद कभी कभार कोई केस बिगड़ भी जाता है जिसे हमें बड़े अस्पताल ट्रांसफर करना पड़ जाता है। केस बिगड़ने में ज्यादातर ख्वातीन का ही कसूर होता है कि वो डॉक्टर की हिदायत पर मुकम्मल अमल नहीं करती, दवाइयां पाबंदी से नहीं लेती, ग़िज़ा पर कुछ खास तवज्जो न होने पर केस को बिगड़ना ही होता है। हम ख्वातीन को डराते भी हैं ताकि वो अपने ऊपर ध्यान दें। अच्छी ग़िज़ा से खून की कमी नहीं होती। इस रोज़ अस्पताल में कोई केस नहीं आया था। मैं अपनी ड्यूटी पर थी। फारिग बैठने की वजह से वक्त था कि गुजरने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए वक्त गुजारी के लिए मैं अपना पसंदीदा डाइजेस्ट पढ़ रही थी। गर्मी के दिन थे। मैं खिड़की के पास बैठी थी और मुझे ठंडी ठंडी हुआ के झोंके लग रहे थे। हैदराबाद की यही खास बात है कि यहाँ दिन कितना ही गर्म क्यों ना हो, रात ठंडी होती है। इसलिए इस शहर में गर्मियों में छत पर सोने का रिवाज आम है। मैं दूसरी मंजिल पर थी, लेकिन खिड़की से सड़क का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। सड़क पर सुनाने का राज था। घंटा आधा घंटा गुजरने पर कोई गाड़ी रिक्शा वगैरह गुजरता नजर आ जाता था और मैं खुद को बेदार रखने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अचानक एक रिक्शा अस्पताल के गेट पर आकर रुका। एक पुलिस वाला किसी औरत को सहारा देता हुआ गेट से अंदर दाखिल हुआ। औरत को देखे ही मैं मुझको नहीं में समझ गई, डिलीवरी केस है। कुछ देर में अस्पताल में अपनी एंट्री की खानापरी करा के वो आदमी औरत को ऊपर ले आया। औरत बड़ी तकलीफ में दिखाई दे रही थी। मैंने डाइजेस्ट को टेबल पर रखा और अपनी साथी नर्स को इशारा किया कि वो औरत को कमरे में ले जाए। एक सादा पर्चे पर कुछ दवाइयां और जरूरी सामान लिखकर आदमी के हवाले किया जिसका नाम मेराज था। ये चीजें फौरी ले आएं। जी बेहतर, मेराज पर्चा लेते हुए बोला। अस्पताल के गेट के पास ही मेडिकल स्टोर था। वो सामान जल्दी से ले आया। इस औरत का नाम रूबीना था। वो पसीने में नहाई हुई और सख्त तकलीफ में दिखाई दे रही थी। मैंने अपने फराइज अंजाम देना शुरू कर दिए। फिर एक घंटा बाद मेरे हाथों में एक अजीब और गरीब बच्चा था। ऐसा बच्चा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इसकी दो आंखों के बजाय एक आंख माथे पर थी। बीच सर में एक छोटा सा सींग उभरा हुआ था। वो मुझे देखकर ऐसे मुस्कुराया था जैसे कोई समझदार बच्चा हो। हैरत अंगेज तौर पर वो जरा भी नहीं रोया था। मुझे हैरान और परेशान देखकर इसने जोरदार कहकहा लगाया। मैं समझी कि कोई नर्स हंसी है। मैंने अपनी साथी दोनों नर्सों को देखा, वो भी हैरानी से बच्चे को देख रही थी। उनका कहका लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर भी मैंने उनसे पूछा, यह कहकहा किसने लगाया था? इस बच्चे ने ही लगाया है, नर्स शहला ने घबराते हुए कहा। ये कैसा बच्चा है? नर्स शगुफ्ता ने कहा। मैं खुद हैरान हूं, ऐसा बच्चा मैंने पूरे कैरियर में नहीं देखा। मैंने खौफ से लरसते हुए कहा, अक्सर हमारे पास ऐसे केसेस होते रहते हैं जिनमें किसी बच्चे की टांगें जड़ी होती है, किसी बच्चे के दो धड़ होते हैं, किसी बच्चे के हाथ जिस्म से जुड़े होते हैं। इस तरह के बच्चे कुछ वक्त जीकर इंतकाल कर जाते हैं, मगर इस तरह का बच्चा मैंने पहली बार देखा था। इसलिए खौफ आना फितरी था। मेरे साथ जो नर्स कमरे में थीं वो भी बुरी तरह खौफजदा थीं। अब क्या करें? नर्स शगुफ्ता ने कहा। मैं इसके बाप से बात करती हूँ। बच्चे को लेकर मैं कमरे से बाहर आई। मुझे घबराया हुआ देखकर उसका घबरा जाना फितरी था। वो लपक कर मेरे पास आया। जी डॉक्टर साहिबा, खैरियत है ना? इसने पूछा। बच्चे की मां खैरियत से है, लेकिन मैं कहते कहते रुक गई। लेकिन क्या हुआ? बच्चा खैरियत से है ना? मेराज ने पूछा। मैं सोच में पड़ गई। इसे कैसे बताऊं कि इसके यहाँ कैसे अजीब और गरीब बच्चे की विलादत हुई है। मेरी मुसलसल खामोशी पर मेराज के चेहरे पर परेशानी से गहरी लकीरें बुनती जा रही थीं। मैं वापस रूम में गई और एक नर्स को इशारे से बच्चा बाहर लाने को कहा। नर्स के बच्चे को लाने पर मेराज लपक कर इस बच्चे की तरफ आया, लेकिन जैसे ही इसकी बच्चे पर नजर पड़ी वो गेबज्जा कर पीछे हो गया। इसका दिमाग चकरा गया था। वो कभी मुझे और कभी बच्चे को देख रहा था। कुछ देर तक इसकी यही हालत रही।
फिर उसने अपना चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। इस तरह होने पर मुझे हैरत का झटका लगा और मैं हिम्मत करके इसके करीब गई और उसको दिलासा देने की गरज से बोली, हिम्मत से काम लो मेराज, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? कसूर सारा कसूर मेरा ही है डॉक्टर साहब। वो जैसे फट पड़ा। तुम्हारा कसूर? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ डॉक्टर साहिबा, यह कुदरत ने मुझे सजा दी है। किस बात की सजा? मैंने पूछा। मेरे बुरे अमाल की सजा है। पुलिस के महकमे में आने के बाद मैं खुद को नाखुदा समझ बैठा था। मुल्जिमान से दोस्ताना रवैया, कमज़ोर और बेगुनाह लोगों पर तशद्दुद करके रुकूम बटोरना मेरा मशगला बन गया था। मेरे अफसर भी मुझसे इसलिए खुश थे कि मैं उनको कमा कर दे रहा हूं, और कमा कर देने वाले अहलकार अफसरान की निगाहों में दाद व तहसीन पाते हैं। यही मेरे साथ भी था। अफसरान का मंजूर नज़र बनकर मैं कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देता था कि जिसमें माल हासिल हो। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी पुलिस में नौकरी लगी थी। मेरी ड्यूटी एक चौक पर रात में लगी थी। रात का 1 बज रहा था। सड़क सुनसान पड़ी थी। ऐसे में एक नौजवान का वहां से गुजर हुआ। मैंने इसे अपने पास बुलाया। वो मेरे पास आया और हैरत से मुझे देखने लगा। इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? जी मैं कराची से आ रहा हूं, इसने बताया। अच्छा कराची से आ रहे हो, इसका टिकट है तुम्हारे पास? मैंने जरा रौब से कहा। टिकट? बस वाले टिकट कहाँ देते हैं, वैसे ही पैसे लेकर रख लेते हैं, इसने बताया। मुझे तो बहुत होशियार लगता है। जल्दी से बता, चोरी करने का इरादा करके घर से निकला है ना? मैंने इसे घूरते हुए कहा। मैं चोर नहीं हूं, वो बौखला कर बोला। चोर नहीं है? फिर इतना घबरा क्यों रहा है? बोल, क्यों घबरा रहा है? मैं जोर से चीखा। मेरे चीखने पर वो सहम गया। मैंने इसके सहम जाने का फायदा उठाकर उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। इसकी दोनों जेबों से कुछ खास रकम बरामद ना हो सकी। सिर्फ 50 रुपए ही निकले। बकौल तेरे कराची से आ रहा है और तेरी जेब से ये रकम बरामद हुई है। सही बता दे, तो चोरी करने ही निकला है ना? मैं सच बता रहा हूं, कराची में एक मैयत में शिरकत करने गया था, और जो रकम लेकर गया था वो इतनी ज्यादा नहीं थी जो बच जाए। अब इससे पहले कि मेरा दिमाग झूमे, मेरी नजरों से दूर हो जा, वरना मैं तुझे लाक अप में ले जाकर बंद कर दूंगा, मैंने गुस्से से कहा। वो मेरे पैसे, इसने अपने 50 रुपए की तरफ देखते हुए कहा, जा रहा है यहां से, आ चोरी के मुकदमे में लाक अप में बंद करूं, मैंने घूरते हुए कहा। मेरे गुस्से से घूरने पर वो घबरा कर भाग खड़ा हुआ। उसके इस तरह भागने पर मेरी हंसी छूट गई, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से रोक। वो मुझे हंसता देखकर पलट सकता था और मेरी पहली पैदा को मांग लेता। मेरे सीनियर साथियों ने मुझे अच्छी तरह से समझाया हुआ था कि जब भी पैदा करनी हो अपने लहजे को सख्त बनो लो। जितना गुस्सा करोगे पैदा इतनी ही ज्यादा होगी, और अगर चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो फिर समझ लो कि तुमने सामने वाले पर जितना रोब डाला है वो सब खत्म, और वो तुमसे फरी होने की कोशिश करेगा। लिहाजा अगर पैदा करना चाहते हो तो फिर किसी को फरी होने का मौका मत दो, फिर देखो कितनी पैदा होती है। मैंने अपना लहजा सख्त करके 50 रुपए की पैदा कर ली थी। पहली पैदा होने पर मैं बहुत खुश हुआ था। अब मेरा ये मामूल बन गया, मेरी जहां भी ड्यूटी लगती लोगों को बहाने बहाने से तंग करके उनकी जेबों से रकूम निकलवाने लगा था। मैं खुद भी थानों में देख रहा था कि दूसरे अहलकार किस तरह लोगों पर जुल्म करके रकम निकलवा लगते हैं। तरह तरह से उन पर तफ्तीश के नाम पर तशद्दुद किया जाता है। उनके अजीज रिश्तेदार उन्हें तशद्दुद से बचाने के लिए न जाने कहां कहां से रकम इकट्ठी करके पुलिस अहलकारों को रिश्वत के तौर पर देते हैं। जिनकी थाने से बाहर ड्यूटियां लगती हैं वो मुख्तलिफ कारोबारी लोगों और रागीरों को तंग करके उनसे रकूम निकलवाते हैं। ये सब बातें मुझे पता चलने पर मेरा दिल भी बहुत सख्त हो गया था। मैं किसी पर भी रहम नहीं खाता था, सिर्फ पैदा पर मेरा सारा जोर होता था। इस पैदा में कुछ हिस्सा मेरे बड़े अफसरान का भी होता था। आहिस्ता आहिस्ता मैं समझ गया सबको रकम देने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने अफसर को खुश रखो, बाकी साथियों को चाय पर तनख्वाह दो, यही उनकी औकात है। गलत काम पर जब पकड़ना हो तो इंसान का हौसला बढ़ जाता है। यही मेरे साथ भी हो रहा था। मेरे अफसर मुझे ऐसी जगह पर ड्यूटी देने लगे थे
जहां पैदा ज्यादा होती थी। नाजायज कमाई जब आती है तो वो अपनी वापसी का रास्ता भी निकाल लेती है। जुआ, शराब, बाजारी, औरतों से ताल्लुकात रखना जैसी बुराइयां मुझ में आती चली गईं। दोस्तों के साथ खाने पीने, अय्याशी की महफिलें जमाना मामूल बन गया था। मेरे अजीज व रिश्तेदार भी मुझे रश्क भरी निगाहों से देखते थे कि मैं मामूली सिपाही होकर खर्च इस तरह करता हूं जैसे कोई रईसज़ादा। जब लोग मुझसे पूछते कि मैं इतना खर्च कैसे करता, तो मेरा सर फखर से बुलंद और गर्दन अकड़ जाती थी। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी गर्दन में सरिया आ गया हो जो गर्दन को सीधा रखे हुए है। ये सब ऊपर की कमाई का कमाल है। मैं कहता, अरे भाई, क्या तुम भी ऊपर की कमाई लेते हो? वो मुझे हैरत से देखते। क्या करूं, महंगाई इस कदर हो गई है कि ऊपर की कमाई के बगैर गुजारा नहीं है। मैं फखर से कहता, दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। ऊपर की कमाई से जेब हर वक्त नोटों से भरी होती थी, इसलिए घर में कोई फिक्र फाका नहीं था। मेरे फजूल किस्म के खर्चों से तंगी आने लगी थी। खुशामदी दोस्तों के उकसाने पर मैं आए दिन मखसूस जगहों पर अय्याशी की महफिलें मुनक्किद करने लगा था। उन महफिलों में दिल खोल कर खर्च करता, जिससे मेरी जेब खाली रहने लगी थी। दोस्तों का भी खासा मकरूज हो गया था, मगर मैं परेशान फिर भी नहीं था, क्योंकि ऊपर की कमाई में अक्सर ऐसे मौके आ जाते थे कि मैं अपना सारा कर्जा चंद दिनों में चुका देता था। इसलिए मुझे दोस्तों से फिर नया कर्जा मिल जाता था। दोस्तों के कर्जा देने से उन्हें यह फायदा था कि वो मेरी महफिलों में खिलकर मुफ्त में अय्याशी कर लेते थे, और मैं उन्हें इसलिए मुफ्त में अय्याशी कर देता था कि वो मेरी खुशामद और झूठी तारीफें करने में बड़े माहिर थे। उनके मुंह से अपनी बेजा तारीफें सुनकर मेरा सर फखर से और गुरूर से तन जाता था। उन्हीं दिनों में दोस्तों का खासा मकरूज हो गया। जो पैदा हो रही थी उसका ज्यादा हिस्सा कर्ज चुकाने में सिर्फ हो रहा था। मेरे अफसर को पैदा में हिस्सा ना मिलने वो भी मुझसे रूठा रूठा सा रहने लगा था। मुझे इस बात का एहसास था और मैं पूरी कोशिश में था कि कहीं से पैदा का आसरा हो जाए ताकि अफसर को खुश कर दूं, वरना मेरी ऐसी जगह ड्यूटी लगा देगा जहां बिल्कुल भी पैदा का आसरा ना हो। ऐसा हो जाने पर मेरे लिए अय्याशी तो दूर की बात, घर का खर्चा चिल्लाना भी मुश्किल हो जाता। और फिर एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। हुआ ये कि एक अस्पताल से कुछ फासले पर मेरी ड्यूटी थी। रात के 2 बज रहे थे कि एक शख्स को मैंने मोटरसाइकिल पर आते देखा। इसे देखकर मैंने रुकने का इशारा किया। इसने गाड़ी रोक दी। इस वक्त कहां से आ रहे हो? मैंने जरा रौब से कहा। मैं घर से आ रहा हूं और वो जो सामने अस्पताल है वहां जा रहा हूं। इसने बताया। मुझे तो तुम चूर दिखाई दे रहे हो। चूर? ये अब कैसी बात कर रहे हो? क्या मैं शक्ल से आपको चूर दिखाई देता हूं? इसने गुस्से से मुझे देखा। इसका गुस्से से मुझे देखना एक आंख नहीं भाया था, क्योंकि अवाम को गुस्से से देखता हम पुलिस वालों का काम है। अगर अवाम ने हमें गुस्से से देखना शुरू कर दिया तो हम पुलिस वाले पैदा किस तरह कर सकेंगे? इसका फैसला अभी हो जाएगा, तलाशी दो, मैंने कड़क कर कहा। इसने अपने हाथ ऊपर कर लिए। मैंने इसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। कुछ कागज और 25,000 रुपए की रकम के सवा जेब से कुछ ना निकला। कहां से ये रकम लेकर आ रहे हो? किसी को लूटा है तुमने? मैंने तेज आवाज में कहा। मैंने किसी को नहीं लूटा, वो बोला। फिर इतनी रकम रात गए जेब में डालकर कैसे घूम रहे हो? मैंने तंज किया। ये रकम मैं अपने दोस्त का शव से उधार लेकर आया हूं। मेरी बीवी का ऑपरेशन है। अगर मेरी बीवी का बरवक्त ऑपरेशन ना हुआ तो पैदा होने वाले बच्चे और बीवी दोनों की जान को खतरा है। कहानियां घर लेने में तुम चूर उचक्कों का जवाब नहीं है। मैंने अपने हाथों में 25,000 की रकम को लुच्चा नजरों से देखा। इस रकम में से कुछ रकम मेरे अपने अफसर को दे देने से इसकी नाराजगी दूर कर देने के लिए काफी थी। नहीं नहीं, मैं चूर नहीं हूं, वो बोला। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि तुम चूर नहीं हो? मेरा अंदाजा बिल्कुल गलत है। मैंने अच्छे अच्छे चोरों का दिमाग दुरुस्त करके रख दिया है। फिर तुम किस खेत की मोली हो? अभी थाने के ड्राइंग रूम की सैर करवाऊंगा ना, तो फिर तुम सब कुछ फरफर बोलने लगोगे कि ये रकम तुम कहां से चरा कर लाए हो। मैंने कहा, मेरा यकीन करे, मैं सच बोल रहा हूं। मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे ये रकम फौरी तौर पर अस्पताल में जमा करानी है। वो गुड़गड़ा। अच्छा, इसका मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूं, तुम सच्चे हो। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त किए बगैर गुजारा नहीं है। मैंने फौरन रिवाल्वर निकालकर तान लिया।
ये क्या कर रहे? वो घबराया। तो मुझे झूठा साबित करना चाह रहा है ना? मैं इस वक्त तेरे सर का निशाना लेकर गोली चिल्लाऊंगा और तेरे मरने पर तेरी लाश सामने जो गंदा नाला है इसमें फेंक दूंगा। मैंने गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा। नहीं, ऐसा गजब नहीं करना, मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे। वो इल्तिजा करने लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा साबित करने की? आज तक मेरे किसी अफसर ने मुझे झूठा नहीं कहा, तो क्या मेरे अफसर से भी बढ़कर है? होगी। मुझसे गलती हो गई है, मुझे जाने दें। मेरी बीवी अस्पताल में मेरा इंतजार कर रही। जाओ, अपनी बीवी के पास चले जाओ और ये बात ज़हन में रखना, आइंदा कभी किसी पुलिस वाले को झूठा साबित करने की कोशिश ना करना। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन दूसरा पुलिस वाला तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने ऐसे कहा जैसे इस पर एहसान कर रहा हूं। जी, वो मेरे पैसे। इतनी बदतमीजी करने पर पैसे लेने की तवक्को रखता है? जिंदा रहने के लिए चुपचाप चला जा और पैसों को भूल जा। नहीं, ऐसा जुल्म ना करे। मैं ये बड़ी मुश्किल से पैसे लेकर आया हूं, कहीं और से इतनी जल्दी पैसे मिलने की उम्मीद भी नहीं है। वो मेरे पांव में पड़ गया और गुड़गिड़ाने लगा। उसके गिड़गिड़ाने से मुझे ये समझे में आसानी हो गई थी कि वो असर रसूख वाला शख्स नहीं है, वो वरना वो मुझे धमकियां देने लगता या मेरी ऊपर शिकायत करके अपनी रकम वसूल कर लेता। इस पर मुझे बहुत देने और करके रकम कर पर तरस आ रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। मुझे भी रकम की अशद जरूरत थी। मैं किसी भी तरह से सी आई रकम इसे लौटाना नहीं चाहता था। मैंने इसे अपने पांव पर पड़ता देखकर इसे जोर से ठोकर मारी। वो पीछे की तरफ उलट गया। रिवॉल्वर का रुख मैंने फिर उसकी तरफ कर दिया। मैं अभी फायर खोलने ही वाला ने की था कि वो समझ गया कि मैं क्या करने का इरादा रखता हूं, इसलिए वो चलाया। खुदा के लिए गोली नहीं चिल्लाना। नहीं, गोली चलानी पड़ेगी तो इस तरह बाज नहीं आएगा। मैंने गुस्से से कहा। मैं चला जाता, अगर मेरी बीवी की जिंदगी होती तो वो जरूर बच जाएगी, और अगर उसकी जिंदगी नहीं हुई तो मर जाएगी। इसने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ करते हुए कहा। अब आए ना, अपनी औकात में मौत के सामने अच्छे अच्छे लोग संभल जाते हैं, तो भी उन्हीं लोगों में से है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे इस वक्त दिल ही दिल में बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि इसे मारने की एक्टिंग काम में आ गई थी। मैंने सुना था रात में पुलिस वाले अवाम को लूट लेते हैं, मुजाहमत करने पर गोली मार कर हलाक करने से दरेग नहीं करते। आज मैंने इसका सबूत अपनी आंखों से देख लिया। ये कहते हुए वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। 25,000 की रकम जेब में आ जाने पर मैं बहुत खुश था और सोच रहा था कि जल्दी से ड्यूटी का वक्त खत्म हो और मैं घर जाऊं। 2 घंटे मैंने बड़ी बेचैनी में गुजारे। अपने साथी के आने पर मैं अपनी ढीली पैंट को दुरुस्त करते हुए घर को रवाना हो गया। जब मैं अस्पताल के पास से गुजरा, वहां मैंने एक एम्बुलेंस के पास ख्वातीन को रोते हुए देखा। वो बुरी तरह रो रही थी। अस्पताल के वार्ड बॉय किसी खातून को स्ट्रेचर पर कर एम्बुलेंस की तरफ लेकर आ रहे थे। उनके साथ वो शख्स भी था जिससे मैंने 25,000 की रकम लौटी थी। इसे देखकर मेरा वहां रुकना मुश्किल हो गया और मैं तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ गया। मुझे खतरा था कि इन औरतों को पता चलने पर उनका सारा गुस्सा मुझ पर आ सकता था। शाम गए, जब मेरी ड्यूटी पर वापसी हुई, मैं सख्त खौफजदा था। रात जिस बेरहमी का मैंने मुजाहरा किया था, ये सच है कि पुलिस कांस्टेबल बन जाने पर हम लोगों में तकब्बुर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंसान को इंसान नहीं समझते। उनसे रवैया ऐसा हो जाता है जैसे वो कोई हकीरी शय हो। अपने अफसरान के सामने हम ऐसे बन जाते हैं जैसे मामूली से चूहे हों। मैं अपने अफसर का सामना करते हुए डर रहा था कि कहीं इस शख्स ने रात के वाकया की शिकायत ना कर दी हो। मेरे इस अक़दाम से एक हमला औरत की हलाकत हो गई थी। वो बरवक्त अस्पताल में पैसे जमा करा देता तो ग्यूदे शायद उसकी बीवी हलाक ना होती। डर और खौफ की हालत में जब अपने अफसर के सामने गया, वो मुझे हैरत से देखने लगा। रख दी, क्या बात है मेराज, आज बड़े घबराए हुए हो? तबीयत वगैरह ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है। ये कहते हुए मैंने 25,000 की रकम अपने अफसर के सामने। वो इतनी ज्यादा रकम देखकर चौंका। मैंने रात का वाकया बयान करके जब अपने डर और खौफ का जिक्र किया, मेरे अफसर ने जोरदार कहकहा लगाया। पुलिस वाले होकर डरते हो तुम? कैसे पुलिस हो? शेर बंदू शेर। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है ता इसलिए डर रहा हूं। मैंने कहा, मैं तुम्हारी ड्यूटी आज कहीं और लगा देता हूं और कुछ मामला हुआ भी तो मैं संभाल लूंगा। तुम्हें किसी भी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
अफसर ने 25,000 की रकम में से अपना हिस्सा निकाल कर रख लिया। मैं जब थाने से जाने लगा तो एक बार फिर अफसर ने मेरे कंधे पर जोर से थपकी दी। पुलिस वाले हो, डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह के न जाने कितने वाकयात आए दिन होते रहते हैं, लेकिन कोई शिकायत करे इसलिए मैं नहीं चाहता है कि उनकी शिकायत का कोई अजिल्ला होगा, बल्कि वो नए अजाब में मुब्तला हो जाएंगे। मेरे अफसर ने सच ही कहा था। वाकई वो शख्स मेरी शिकायत करने नहीं पहुंचा। इसने सब्र कर लिया था। इसके न आने पर मैं भी मुतमईन हो गया था और अपनी कार्रवाइयों को खत्म करने के बजाय जारी रखा। 1 साल गुजरने पर मेरी बीवी के बच्चे की विलादत हुई। मैं बच्चे को देखकर डर गया। वो बच्चा हो बहू ऐसा ही था, चंद घंटे जी कर मर गया। मैंने इस बात का ज्यादा नोटिस न लिया। जब दूसरा और तीसरा बच्चा भी ऐसा हुआ तो मुझे जबरदस्त झटका लगा और मैंने इस शख्स की तलाश शुरू कर दी। झटका लगा क्योंकि मुझे अब ये एहसास हो चला था कि इस शख्स ने मुझे बजा दी है जब भी मेरे घर के ऐसे बच्चों की विलादत हो रही है। मैं इस शख्स से अपने किए की मुआफ़ी मांगना चाहता था। अस्पताल से इस शख्स का पता मुझे मिल गया और ये भी मालूमात मिली थी कि ऑपरेशन में ताख़ीर से ही इस शख्स, जिसका नाम मुनव्वर अली है, इसकी बीवी का इंतकाल हुआ था। मैं इस पते पर पहुंचा। वहां वो किराए के मकान में रहता था और अब वो बीवी के इंतकाल हो जाने पर किराए का मकान खाली कर गया था। कहाँ गया किसको कोई खबर न थी। मैं इस मुख से अपने किए की मुआफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने इसका दिल दिखाया था, जिसकी मुझे ये सज़ा मिल रही है कि मेरे ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं और चंद घंटे जी कर मर जाते हैं। ये बच्चा भी देख लेना चंद घंटे से ज्यादा जी ना सकेगा। काश वो शख्स मुनव्वर अली मिल जाता। मैं उसके पाँव में पड़ जाऊंगा। वो जब तक मुझे मुआफ़ नहीं करेगा मैं उसके पाँव से लिपटा रहा हूँगा। वो चाहे मुझे कितनी ही ठोकरें क्यों ना मारे, मैं खुशी खुशी सह लूंगा, लेकिन जब तक वो मुझे मुआफ़ नहीं करेगा मैं उसके कदमों से दूर नहीं होऊंगा। ये कहते हुए वो फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगा। मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा था कि मैं इसे तसल्ली दूं, इसे एहसास दिलाऊं कि तुम बहुत जालिम इंसान हो। न जाने कितने और ऐसे लोग होंगे जो इसके जुल्म का शिकार हुए होंगे, जिनके बारे में इसे पता भी नहीं है। मुनव्वर अली के बारे में ही मेराज को मालूम है, इसलिए इसे ढूंढ कर मुआफ़ी मांगना चाहता हूँ। कांस्टेबल मेराज ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। वो बच्चा चंद घंटे जी कर मर गया था और मैं इस मुर्दा बच्चे को देखते हुए सोच रही थी, न जाने कांस्टेबल मेराज की ये सज़ा कब खत्म होगी।